आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। गरीब लड़की की कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। कुछ रिश्ते हमें बचाने के लिए नहीं होते, सिर्फ हमें तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ घर सिर्फ छत देते हैं, लेकिन अपनापन कभी नहीं मिलता। मेरी दुनिया तब सुनसान हो गई जब बचपन में ही माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन मेरी हर हंसी, हर आवाज़ सब कहीं खो गई। चाचा चाची के घर में मैंने जल्दी ही यह सीख लिया कि दर्द छुपाना है, सवाल नहीं पूछना और हर इल्ज़ाम को बस अपनी किस्मत समझकर सह लेना। लेकिन किस्मत के खेल अक्सर सबसे अजीब तरीके से खेलते हैं। एक दिन ऐसा आया जब चाची ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा सब कुछ पल भर में मेरे हाथ से निकल गया। चाची ने साजिश रचकर घर के नौकर को जबरन मेरे कमरे में भेज दिया और फिर पूरे घर के सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं डर के मारे कांप रही थी, बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। चाचा गुस्से से अंधे हो चुके थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसी नौकर के साथ मेरी शादी करवा दी और मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं उस अजनबी इंसान के साथ घर से बाहर निकली तो मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में बस एक ही डर था, अब क्या होगा, पेट कैसे भरेगा। जो खुद हमारे घर में नौकर था वो मुझे क्या खिलाएगा। लेकिन तभी मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह मुझे सीधे एक बेहद आलीशान होटल के सामने ले आया। मैं घबरा गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, यहाँ क्यों लाए हो? एक रात का किराया भी पता है कितना होगा? तभी अचानक होटल का मैनेजर और पूरा स्टाफ दौड़ता हुआ आया और जिस इंसान को मैं नौकर समझ रही थी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि जिसे मैं नौकर समझ रही थी वह तो मेरा नाम सुमन है। मैं बिल्कुल खामोश होकर किचन में काम कर रही थी। कहने को तो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उसके बावजूद मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती थी। कुछ लम्हों के बाद अचानक मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो राघव खड़ा था, हमारा नया नौकर। उसे देखते ही मैं बुरी तरह घबरा गई और धड़कते हुए बोली, आप दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकते थे? किसकी इजाज़त से आप यहाँ खड़े हुए थे? मेरी बात सुनकर वो फौरन बोला, मैडम साहिबा, मैं यहाँ सिर्फ आपको आपके चाचा की बात कहने के लिए आया हूँ। वह बाहर गाड़ी साफ कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। मेरा इरादा कुछ और नहीं था। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर थी। मैंने सिर्फ नाम ही हिलाया और फौरन बाहर की तरफ बढ़ गई। जब से वह नौकर हमारे घर पर आया था मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता था। उसे देखकर कुछ अजीब सा लगता था। ना जाने क्यों वह मुझे कोई आम सा नौकर नहीं लगता था। मैं बाहर आई तो चाचा अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए और बोले, जल्दी जल्दी गाड़ी के टायर साफ करो और फिर गैरेज की सफाई भी करनी है। कल रात कहाँ था? सुबह तक हो जानी चाहिए थी। कहाँ थी? मैं कुछ कहती उससे पहले ही राघव मेरे बराबर में आ गया और बोला, साहब जी, मैडम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में दर्द था, दवाई खाकर सोई थी। मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। चाचा बोले, पर मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। राघव फौरन बोला, आप बेफिक्र रहिए, पूरा गैरेज चमका दूंगा, गाड़ी भी नई जैसी कर दूंगा। आप कहेंगे तो बर्तन भी साफ कर दूंगा। मैडम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दीजिए। चाचा ने मुझे देखते हुए कहा, अब यह बोल रहा है तो तुम जाओ आराम कर लो, यह तुम्हारे बदले काम कर लेगा। और हाँ,
रात की चाय मेरे कमरे में देना। तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। मैं सिर हिलाकर खामोशी से अंदर आ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने राघव की पीठ को गौर से देखा। वह कोई आम नौकर नहीं था। उसके जिस्म, उसके बात करने का अंदाज सब कुछ बता रहा था कि वह कुछ और है। मैं इसी में खुश हो गई थी कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो सामने चाची खड़ी थी। ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, तुम्हारे और राघव के बीच जो चल रहा है उसे यहीं ख़त्म कर दो। हम इज्जतदार लोग हैं। अगर मेरे पति का सिर तुम्हारी वजह से झुका तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं घबरा कर बोली, नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो मेरे भाइयों जैसा है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा, बेहतर यही होगा जाकर बर्तन साफ करो। वह ठीक से काम नहीं करता। मैं जी कहकर किचन में आ गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। यह रोना मुझे 5 साल की उम्र से ही मिला था, जब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए थे। मेरी जिम्मेदारी चाचा के सिर आ गई थी। मेरे पापा की 4 दुकानें थी, एक घर था, गाड़ी थी जो चाचा ने अपने नाम करवा ली और बदले में मुझे अपने घर रख लिया। बदले में दिन भर काम और रात को बचा हुआ झूठा खाना। मैं रोते हुए बर्तन धो रही थी कि तभी राघव किचन में आया और सख्त लहजे में बोला, जब कह दिया था कि बर्तन मैं साफ कर दूंगा तो आप यहाँ क्यों है? जाइए। मैं हैरान रह गई। एक नौकर अपने मालिक से ऐसे कैसे बात कर सकता है? तभी चाची आ गई और बोली, यही काम करेगी तुम्हें? घर की बेटियों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। राघव बोला, तो आप अपनी बेटी से करवा लीजिए। यह सुबह से काम कर रही है, तबीयत ठीक नहीं है उसका। ऊपर वाले ने आपको भी बेटी दी है, भूलिए मत। इतना सुनते ही चाची ने उसे थप्पड़ मार दिया। मैं आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, यह मेरा मामला है, आप जाइए यहाँ से। मेरे गुस्से पर वह चुपचाप चला गया। उसके जाते ही चाची ने मुझे थप्पड़ मारा और धमकाया। मैं खामोशी से बर्तन धोने लगी। 1 घंटे बाद कमरे में आई तो सामने खाना, चाय और दवाई रखी थी। मुझे समझ नहीं आया यह सब कैसे आया। शायद राघव। मैं चुपचाप खा पी कर लेट गई। सिर दर्द बहुत था। मुझे नहीं पता था कि यह सब एक दिन मेरे लिए खुशनुमा सपना नहीं बल्कि दर्दनाक हकीकत बनने वाला है। अगली सुबह चाचा की आवाज़ से मेरी नींद खुली। बाहर आई तो देखा राघव जमीन पर पड़ा था और चाचा उसे पीट रहे थे। चाची ने रोका और कहा, जब घर का ही सिक्का खोटा हो तो पराए पर क्या गुस्सा? चाचा मुझे घूरते हुए बोले, नीचे आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं डर के मारे कमरे में बंद हो गई। मुझे पता था अगर सामने गई तो बहुत बुरा होगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सब क्या कह रहे थे? किस बात पर गुस्सा किया जा रहा था? मुझे किसी बात का पता नहीं था। कुछ लम्हों के बाद मेरा कमर जोर जोर से बजने लगा। मैं अपनी सांस तक रोक चुकी थी। अभी मैं कुछ समझती। इससे पहले चाची की आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारे चाचा तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए बेहतर है कि उनसे बात कर लो। दरवाज़ा खोलो जल्दी, वह साथ खड़े हैं। मैं रोते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ। आप लोग किस बात पर मुझे मारना चाहते हैं? मैंने रात को बर्तन भी धो दिए थे, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं थी इसीलिए चाय नहीं बनाई। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तभी चाचा की गरजदार आवाज़ मेरे कानों से टकराई, दरवाज़ा खोल दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया तो मेरे हाथों से नहीं बचोगी। उनकी बात सुनकर मेरा कलेजा
मुंह को आ गया। मैं रोते हुए बोली, मुझे मेरी गलती तो बताइए, क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों है? तभी दरवाजे को जोर से धक्का मारा जाने लगा। वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन आखिर गलती क्या थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दरवाज़ा टूटने से पहले ही मैंने रोते हुए हैंडल पर हाथ रखा और तड़प कर बोली, ठहर जाइए, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। पर चाचा, मैंने कुछ भी नहीं किया। वह चीख कर बोले, खोलो दरवाज़ा, बताता हूँ तुमने क्या किया है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वह अंदर दाखिल हो गए और मुझे कुछ समझने का मौका दिए बिना थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया, जिसकी तपस से मेरा गाल जल उठा। गुस्से से बोले, तुम क्या समझती हो मेरी नाक के नीचे मेरी ही घर में यह सब करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए उन्होंने मेरा सिर जमीन पर दे मारा और बाल पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा कहीं भी, जो तुम एक गरीब नौकर के साथ इश्क लड़ा रही हो? तुम्हारे कमरे से चाय का कप, खाने की प्लेट और दवाई का पेपर कैसे मिला? यह राघव तुम्हें देकर गया था ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आखिर बताओ मुझे। उनकी बात सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, चाचा, मेरे मम्मी पापा की कसम मुझे नहीं पता रात को किसने मेरे कमरे में सामान रखा। मुझे भूख लगी थी और सिर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने खा लिया। लेकिन मुझे नहीं पता वह सब कैसे आया। राघव मेरे लिए भाई जैसा है। आप जिस मर्जी कसम दिला दीजिए, मैं खा लूँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं सच कह रही हूँ। यह कहते कहते मैं हिचकियाँ लेकर रोने लगी। उनका उठा हुआ हाथ रुक गया, जबकि चाची का चेहरा और सख्त हो गया। चाचा बोले, एक बात याद रखना सुमन, इस घर की इज्जत तुम हो। मेरा भाई मरने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर जरा सा भी दाग लगा तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा और उस नौकर का इंतजाम मैं आज ही करता हूँ। अब यह इस घर में नहीं रहेगा, फिर देखता हूँ कैसे तुम दोनों गुल खिलाओगे। यह कहकर बस गुस्से में चले गए और मैं घुटनों में मुंह छुपाकर बुरी तरह सिसकने लगी। इंसान तब पूरी तरह टूट जाता है जब माँ बाप दुनिया में नहीं होते, खासकर जब बाप का साया उड़ जाता है, तब औलाद दर दर भटकती है। छत होते हुए भी सिर पर छत नहीं है, घर होते हुए भी इंसान बेसहारा महसूस करता है। मैं काफ़ी देर तक वही बैठी रोती रही। नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी। डर लग रहा था कि कहीं फिर से ना मार दें। कुछ देर बाद चाची की बेटी कमरे में आई और नफरत से बोली, मम्मी ने कहा ये दोपहर का खाना बनाओ। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो बैठ कर रोती रहो। इतना भी नहीं मारा पापा ने जो तुम्हारे आंसू रुक नहीं रहे। हमारे घर में नाटक मत करो, उठो नीचे आओ। यह कहकर वह चली गई और मैं और ज़्यादा रो पड़ी। आज खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। पहले मुफ्त की रोटी का ताना था, अब मुझ पर नौकर के साथ इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। कुछ देर बाद मैं चुपचाप नीचे आई। चाचा चाची लॉन में बैठे बात कर रहे थे। उनकी बेटी मोबाइल में लगी थी। राघव कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं किचन में गई तो वह एक तरफ बर्तन धो रहा था। उसे देखते ही मैंने मुंह फेर लिया, जबकि वह हल्का सा हेलो बोलकर आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। चाचा ने उसे बहुत मारा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि वह अब तक यहाँ क्यों है। शायद महीना पूरा होने तक रुकने दिया गया हो। मैंने कुछ नहीं सोचा और खाना बनाने में लग गई।
दोपहर का खाना बनाकर मैं वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर ही बैठी थी कि दरवाज़ा खुला और चाची उनकी बेटी के साथ अंदर आई। मैं फौरन खड़ी हो गई। चाची बोली, आज रात खानदान वालों की दावत है, सब इकट्ठा होंगे, आराम का वक्त नहीं है, नीचे जाकर काम संभालो, सफाई करनी है, कुछ ढंग का पहन लेना और उल्टी सीधी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचना। और हाँ, अंकित भी आ रहा है। मैंने आज अपनी बेटी का रिश्ता तय करने का सोच लिया है, समझ रही हो। मेरे दिल में तेज चुंबन हुई। अंकित और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि कुछ कह पाती। मैं चुपचाप हाँ कह गई। दोनों चली गई और मेरे दिल पर जैसे छुरियां चलने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। एक बार फिर खुद को कमतर महसूस करने लगी। मैं ऊपर वाले से रो रो कर फरियाद करने लगी कि अगर मुझे इतनी तकलीफ देनी थी तो इस दुनिया में भेजा ही क्यों, मुझे उठा ले, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। काफ़ी देर रोने के बाद मैं बाहर आई और खामोशी से लॉन साफ करने लगी। मैं सोफा खिसका कर झाड़ू लगा ही रही थी कि राघव आ गया और बोला, सोफा बहुत भारी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हट जाइए, मैं उठा देता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चीख पड़ी, तुम्हें समझ नहीं आता, घर वाले तुम्हारा मेरे पास आना भी पसंद नहीं करते, दूर रहो मुझसे, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी और मुश्किल कर दी है। मेरे गुस्से पर वह 2 कदम पीछे हट गया। मैं रोते हुए सोफा हटाने लगी, लेकिन वह बहुत भारी था, मुझसे नहीं हो पा रहा था। वह फिर आगे आया और बिना कुछ कहे सोफा खिसका दिया। मैंने उसे घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा, झाड़ू लगाने लगी। मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी। हम दोनों ने मिलकर पूरा लॉन साफ कर दिया, लेकिन मैं पूरे वक्त रोती रही। आखिर बार झाड़ू लगाकर जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी, वह बोल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मैंने सख्त नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने पूछा, आप इतना रो क्यों रही हो, क्या कुछ हुआ है? उसके यह कहते ही मेरे अंदर जमा सारा दर्द फिर से उबल पड़ा और मैं उसको देखते हुए बोली कि तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं शोर करूं, मैं रोऊं या खामोश रहूं या मर जाऊं? तुम्हें आखिर मसला क्या है? क्यों मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ा रहे हो? अभी तुम्हें कहा था न कि मुझसे दूर रहो और इस घर के नौकर हो, तुम नौकर बन के रहो, मेरे बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। खबरदार, जो तुमने मुझसे अब दोबारा इस तरह से कोई भी पर्सनल सवाल पूछा तो अब जाओ यहाँ से। यह कहते ही मैं किचन में आ गई और मैं इस पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह इंसान मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता था, हमेशा मेरी मदद करता, लेकिन जो हालात उसकी वजह से मेरे लिए पैदा हो रहे थे, उस वक्त मुझे जहर की तरह ही लग रहे थे। मैं किचन में खड़े हुए मीठा बनाने की तैयारी कर रही थी जब अचानक से चाची की बेटी अंदर दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली, देखो सुमन, मैं किसी लग रही हूँ। मैंने पलटकर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में नमी सी आ गई। वो गुलाबी रंग के कपड़ों को पहने हुए थी। वो कलर अंकित को बहुत अच्छा लगता था। अक्सर वह मुझसे बातों ही बातों में इस कलर की फरमाइशें भी करता था कि मैं भी पहनूं, लेकिन मैंने आज तक इस फरमाइश को पूरा नहीं किया। मैं किसी को भी शक में नहीं डालना चाहती थी कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है। हालांकि वह बहुत हिम्मत वाला था, लेकिन जब उसको मेरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला तो उसने मेरी चाची की बेटी को चुन लिया। मैंने सिर हिलाकर सिर्फ इतना ही बोला कि हाँ,
बहुत अच्छी लग रही हो। ऊपर भला तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम्हारे दामन में खुशियाँ बिखेर दे। मेरी बात सुनकर वह बोली कि यह खुशियाँ तभी बिखरेगी जब तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहोगी। अगर आज की दावत में तुम अपने कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगी। अंकित सिर्फ मेरा है। तुम्हारे दिमाग में जो यह ख्याल चलते हैं ना, इन ख्यालों को अपने तक ही रखना। तुम्हारी औकात सिर्फ राघव जैसे इंसान के साथ ही बनी हुई है, इसी तक रहो। अंकित के सामने आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बनाने की। वह मीठे के सामान को देखते हुए काफ़ी नफरत से बोल रही थी, जबकि मैं बिना कुछ भी कहे रोते हुए अपने कमरे के तरफ बढ़ गई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी चाची की बेटी इस बात को जानती है कि मैं अंकित को पसंद करती हूँ। उसकी आदत में था कि जो चीज़ मैं पसंद कर लेती थी वह उसको हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लग जाती, और अब भी मेरी पसंद को अपना बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद नीचे से चहल पहल की आवाज़ आना शुरू हो गई, यानी मेहमान आना शुरू हो गए थे। मेरा दिल मचल रहा था कि मैं बस एक बार जाकर अंकित को देख लूं, कमरे से बाहर जाकर सबसे मिलूं, लेकिन मजबूर थी मैं। सच में अगर आज मैं कमरे से बाहर आ जाती, इस वक्त मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि मेहमानों के सामने वह मुझे कुछ नहीं कहते। सब मुझे रहम की नज़र से देखते थे, क्योंकि ना मेरे पापा थे और ना ही मेरी माँ। सारी प्रॉपर्टी भी चाचा जी के नाम पर थी, इसीलिए सब बहुत प्यार से पेश आते थे। उन लोगों की मौजूदगी में हमेशा ही खिल जाती थी, लेकिन अब मैं चारों तरफ से मजबूर थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वह लोग अब नीचे मेरे बारे में बुराइयां पैदा कर रहे होंगे। मुझे इस बात का भी अच्छे से अंदाज़ा था। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मुझे आराम करने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने अब आराम करने का सोचा। इस बात से बेखबर कि कितनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की जा चुकी है, मैं चुपचाप बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेट गई थी। वक्त और तेजी से गुजरने लगा। कुछ लम्हे बाद मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। मैंने चेहरे से कंबल हटाया तो कमरे में बिल्कुल लाइट मौजूद नहीं थी। अंधेरा चारों तरफ से फैल गया था। मैं उठकर बैठी थी। मुझे कमरे के अंदर से किसी की सांसों की आवाज़ भी महसूस हो रही थी। मैं अभी कुछ कहती उसी पल कमरे की लाइट ऑन हुई थी और कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सब लोग अंदर दाखिल हुए। मैं अपनी जगह से उठ बैठी थी जब चाची जी बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली कि अंदर ही है वो। मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों से इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए जरा कितनी बेशर्म है। जब मैं फौरन से बोली, क्यों, क्या हुआ है, कौन है अंदर? मैं तो सो रही थी। मेरे चेहरे से भी मालूम हो रहा था कि मैं काफ़ी गहरी नींद से जागी हूँ। अभी कोई कुछ कहता उसी पल बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और राघव बाहर आया। हाथ में प्यास और टेस्टर बेग्रह मौजूद था। वह फौरन से बोला कि अंदर का बल्ब ठीक हो गया और मैंने बर्ड को भी ठीक कर दिया। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अंदर की लाइट बंद नहीं होगी। वो कुछ और कहता उसी पल चाचा कमरे में दाखिल हुए थे। बिना उसको समझने का मौका दिए ही थप्पड़ उसके चेहरे पर मारना शुरू कर दिया और साथ ही साथ गालियाँ भी देने लगे कि तूने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जबकि मेरे बाकी के रिश्तेदार भी
फौरन से वहाँ आ गए और मेरे चाचा को दूर कर दिया। जब उनकी पत्नी मेरे पास आई और मेरा हाथ मरोड़कर बोली कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया, मेहमानों को पीठ पीछे तुम यह सब कर रही हो। जब अचानक से मेरे चाचा मुझे देखते हुए बोले, कब से चल रहा है ये सब, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच सच बताओ। मुझे पहले ही तुम दोनों पर शक हो गया था। इस आदमी को निकाल देना चाहिए था, लेकिन बस गलती हो गई। लेकिन आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें यह गंध मेरे घर में फैलाने का। आज तुम्हें इसी के साथ विदा करके अपने घर से बेदखल कर दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं रोते हुए बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। यह कमरे में कब आया, बाथरूम में कब चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं दे। मैं तो सो रही थी। मुझे तो आपकी बेटी ने वैसे भी कहा था कि तुम अंकित के सामने नहीं आओगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं जब से सो रही हूँ मुझे नहीं पता यह कब आया। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करिए। यह मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जब अचानक से मेरी चाची मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा, वह तुम्हारी जैसी हरगिज नहीं है, समझी तुम। कहाँ और कहाँ मेरी बेटी, तुम उसके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हो, समझ आई। यह कहते ही उन्होंने मुझे नफरत से पीछे की तरफ धकेल दिया था, जबकि चाचा अब मेरी शादी करवाने के चक्कर में पड़ गए थे। मैंने नफरत भरी निगाहों से राघव को देखा, जो बिल्कुल खामोश सिर झुकाए हुए खड़ा था। मुझे हैरानी भी हो रही थी कि यह जालिम इंसान कुछ बोल क्यों नहीं रहा, आखिर अपनी सफाई में लड़ क्यों नहीं रहा, यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। और इसकी ऐसी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ ही देर में चाचा और बाकी के मर्दों ने मिलकर यही फैसला किया कि मुझे उसके साथ शादी करके विदा कर दिया जाए। मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मत करिए, लेकिन मेरी एक बात भी नहीं सुनी गई। मारने की धमकियां देकर मुझे शादी के मंडप में बैठा दिया गया। जल्दी जल्दी में मेरी शादी राघव से करवा दी गई। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी और मैंने रोते हुए कहा कि मेरा यकीन करिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब अचानक से वह दहाड़ने लगे, मेरे सामने सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इस घर से दफा हो जाओ। अपने पति के साथ, जिसके साथ तुमने इश्क लड़ा है, तुमने मेरी इज्जत तार तार कर दी। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। जबकि उनकी बात सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। राघव भी सिर झुकाए हुए खड़ा था। हमारी शादी हो गई थी, पर शादी के बाद ना कोई मुबारकबाद दी गई और ना ही गले मिले। बस चाचा गुस्से से बोले कि इस मनुष्य को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इस घर में इस लड़की की अब कोई जगह नहीं है। मेरे रोने के बावजूद उन लोगों ने मुझे माफ़ नहीं किया और ना ही मेरी सफाइयों को कोई अहमियत दी। बस एक अजनबी के साथ मुझे रवाना कर दिया। मैं बिल्कुल शून्य होकर चाचा के घर से निकली। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरे अपने घर वालों ने मुझसे ताल्लुक तोड़ लिए। मेरी सफाई को अहमियत नहीं दी गई। मैं जानती थी कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। अंकित मुझसे शादी करना चाहता था। वह मेरी चाची की बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि चाची और उनकी बेटी ने मिलकर पूरा यह प्लान बनाया और उसको मेरे कमरे में बहाने से भेजकर लाइट बंद कर दी और इस चीज़ को मौका बनाकर मुझे बदनाम कर दिया। अब मैं अपने लोगों की हकीकत को भी जानती थी। मैं बस खामोशी से
उस नौकर के साथ सड़क पर चलती ही जा रही थी। हम कहाँ जाने वाले थे, हम कहाँ रहने वाले थे, क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं पता था। राघव जब चाचा के पास नौकरी लेने के लिए आया था, उसने यही बोला था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप ना भाई बहन। वह एक अनाथ है, ना सिर पर छत है और ना ही खाने के लिए जेब में पैसे। वह उसको पैरों की जूती बनाकर भी रखेंगे तो उसको मौजू होगा। यही वजह थी कि अब मैं परेशान हो रही थी कि अब तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन हालात में कोई भी सुधार नहीं आएगा। अभी हम कुछ कदम ही चले थे जब एक गाड़ी आकर हमारे सामने रुक गई। मैंने परेशान होकर राघव को देखा। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह बोला कि मैंने एक कैब बुक की है, अभी होटल चलते हैं, फिलहाल वहीं रात ठहर जाएंगे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह गाड़ी में बैठ चुका था, इसीलिए मैं भी खामोशी से बैठ गई। मैं थोड़ा सा हैरान भी थी कि इसने गाड़ी कैसे बुक की। उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह पढ़ा लिखा है और उसके पास बड़ा सा मोबाइल है। फिलहाल मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि अब सारी जिंदगी मुझे इस इंसान के साथ ही गुजारनी थी। वह मुझे सूखी रोटी खिलाए। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।